कुछ कॉन्सेप्ट रह गया है, वो हम लोग पहले देख लेते हैं। उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे कोई एक वेक्टर है, उसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो इसको हम अगर रिजॉल्व करें तो दो पार्ट में इसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन मिलेगा और एक वाई एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन मिलेगा। ठीक है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन मिलेगा, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसा वेक्टर होता, एक ऐसा वेक्टर है जो कि क्या है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में ही क्या है, इसका ये वेक्टर है। ठीक है, एक वेक्टर है जो कि वाई एक्सिस के डायरेक्शन में ही वेक्टर है। तो हम देखना चाहते हैं कि इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा। ठीक है, हमें कोई मान लेते हैं कि ये कोई ए वेक्टर है जो कि कौन से डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में है। तो इसका हमें एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा वो कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब क्या है, एक्स के डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट निकालना है, तो पहले हमें एंगल देखना पड़ेगा। ठीक है, एंगल एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना फॉर्म करेगा, 90 डिग्री। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि एडजेसेंट साइड, ये एडजेसेंट साइड वाला कंपोनेंट है। तो इसका जब हम लोग प्रोजेक्शन लेंगे तो क्या, इसका शैडो तो बिल्कुल ओरिजिन पे बन रहा है ना, कोई लेंथ ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पे इसका कोई प्रोजेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0 होगा। और इसको मैथमेटिकली भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि एडजेसेंट साइड वाले वेक्टर का जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, ए कॉस, और एंगल कितना है, 90 डिग्री, और एक कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0। इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इससे हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि किसी भी वेक्टर का हम लोग यहाँ पे एक नोट लिख सकते हैं। किसी भी वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई प्रोजेक्शन नहीं होता है। किसी भी वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी प्रोजेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नोट लिख सकते हैं कि नोट क्या होगा, किसी भी वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं मिलता है। ठीक है, द कंपोनेंट द इज ऑलवेज 0। ठीक है, हम लोग इस बेसिस पे बोल सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है, आगे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। जब हम रियल फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे उस समय ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं मिलेगा, मतलब उसका रिजोल्यूशन हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वेक्टर है, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग एक और दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि जैसे जैसे कोई एक वेक्टर है, उसका अगर हम जब कंपोनेंट निकालते हैं, ठीक है, वाई और एक्स। ठीक है, ये हमारा कोई वेक्टर है, मान लेते हैं 10 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसके कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इसके कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ऑलवेज लेस देन 10 न्यूटन होगा। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, ये जो वेक्टर का जो लेंथ है उससे ये क्या लेंथ क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो जो कंपोनेंट होता है, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं, वो कंपोनेंट रियल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। ठीक है, तो अभी ये नोट क्या था,
second note, the component of a vector is always smaller or equal to the real vector. ठीक है, ये रियल वेक्टर है, इसका हमें कंपोनेंट पता करना है, तो वो या तो छोटा होगा या तो उसी के बराबर कंपोनेंट होगा। ठीक है, उसी के बराबर किस केस में होगा, जब ये जैसे वाई एक्सिस पे है, उसके 9 डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं मिलेगा, ये इसका कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में उतना ही होगा जितना मैग्नीट्यूड का ये वेक्टर है। ठीक है, तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड रियल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के क्या होता है, हमेशा छोटा होता है, नहीं तो उसके बराबर होगा। ठीक है, और अब इस बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, ये दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि फॉर सोन सिचुएशन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम फोर्स in Newton that can be applied in any direction so that the resultant force is always along ईस्ट डायरेक्शन। तो हमारे पास अभी जो सोन वेक्टर्स है वो 3 वेक्टर है, एक 3 न्यूटन का वेक्टर है, एक 5 न्यूटन का वेक्टर है और एक 4 न्यूटन का एक वेक्टर है। ठीक है, और हमें बोल रहा है कि एक और हमें वेक्टर अप्लाई करना चाहिए, और इस तरह से अप्लाई करना चाहिए कि ये नेट जो रिजल्टेंट हो इस चारों वेक्टर का जो सम हो वो हमेशा कौन से डायरेक्शन में हो, ईस्ट डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि जितने भी वेक्टर है वो सारे कौन से कंपोनेंट लास्ट में बचना चाहिए, ईस्ट डायरेक्शन वाले वेक्टर का कंपोनेंट बचना चाहिए, बाकी सब क्या हो जाना चाहिए, कैंसिल आउट होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब वाई डायरेक्शन में सिर्फ ईस्ट रिजल्टेंट फोर्स कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब जितने भी वेक्टर है वो सारे अदर डायरेक्शन वाले वेक्टर क्या होने चाहिए, कैंसिल आउट होना चाहिए, ताकि वो ओवरऑल सम सिर्फ कौन से डायरेक्शन में मिले, ईस्ट के डायरेक्शन में मिले। ठीक है, तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर का कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ के डायरेक्शन में है, ये वेक्टर नॉर्थ और ईस्ट के डायरेक्शन में है, ये वेक्टर ईस्ट के डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हम लोग इस वेक्टर का 2 कंपोनेंट मिलेगा। ठीक है, इस वेक्टर का 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ईस्ट के डायरेक्शन में मिलेगा और दूसरा कंपोनेंट नॉर्थ के डायरेक्शन में मिलेगा। हम लोग वो दोनों कंपोनेंट एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो ईस्ट के डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड कितना है उस वेक्टर का 5, और ये एडजेसेंट साइड वाला क्या है, कंपोनेंट है, तो उसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, cos 37 डिग्री। ठीक है, और ये कौन सा कंपोनेंट है, ईस्ट के डायरेक्शन में कंपोनेंट। इसी तरीके से नॉर्थ के डायरेक्शन में कंपोनेंट इस वेक्टर का हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या होगा, 5 sin 37 डिग्री। ठीक है, अभी तक तो ये समझ में आ गया कि किसी वेक्टर का हम कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस वेक्टर को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। ठीक है, एक नॉर्थ के डायरेक्शन में है और एक ईस्ट के डायरेक्शन में। ठीक है, तो ईस्ट के डायरेक्शन में हमें 2 फोर्स दिख रहे हैं, एक 4 न्यूटन का फोर्स है और एक 5 cos 37 डिग्री न्यूटन का एक फोर्स है। ठीक है, ईस्ट के डायरेक्शन में। नॉर्थ के डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में 2 फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं, एक 3 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है और एक 5 sin 37 डिग्री न्यूटन का फोर्स दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, एक और फोर्स अप्लाई करना है सच दैट, इस तरह से, और वो फोर्स कैसा होना चाहिए, मिनिमम, वो फोर्स कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो हमें इस तरह से अप्लाई करना है कि ये कंपोनेंट नॉर्थ के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाना चाहिए, कैंसिल आउट होना चाहिए। वो कैंसिल आउट होने के लिए हमें फोर्स इस तरह से अप्लाई करना चाहिए कि इसका एक अपोजिट डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट मिले। ठीक है, तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं क्या कि इस डायरेक्शन में तो हमें कोई कंपोनेंट अप्लाई नहीं करना चाहिए, कोई वेक्टर अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका कंपोनेंट इसको क्या करेगा, ऐड करेगा,
इसका मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन में कोई एक वेक्टर लेंगे तो इसका कंपोनेंट इधर मिलेगा और एक वेस्ट के डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। तो वैसा कंपोनेंट तो हमें चाहिए नहीं कि इसको ये और क्या करे, वैल्यू को बढ़ाए। हमें वैल्यू को क्या करना है, इसको कैंसल आउट करना है। कैंसल आउट करने के लिए हमें इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में हमें क्या करना चाहिए, एक फोर्स को अप्लाई करना चाहिए, ताकि ये इसका कंपोनेंट, इस वेक्टर या इस वेक्टर का कंपोनेंट हमें इस डायरेक्शन में मिले। और ये चूंकि इस वेक्टर का कंपोनेंट दो डायरेक्शन में मिलेगा, एक इस डायरेक्शन में मिलेगा और एक इस डायरेक्शन में मिलेगा, तो ये इसको क्या करने लगेगा, बैलेंस करने लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि मिनिमम फोर्स होना चाहिए। कैसा फोर्स होना चाहिए, मिनिमम फोर्स होना चाहिए। अब मिनिमम फोर्स के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस डायरेक्शन में भी हम अप्लाई नहीं कर सकते, इस डायरेक्शन में भी अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू 3 प्लस 5 साइन 37 डिग्री है। मतलब ये टोटल सम फोर्स का कितना है, 3 प्लस नॉर्थ के डायरेक्शन में फोर्स कितना है, फोर्स इन नॉर्थ डायरेक्शन कितना है, फोर्स इन नॉर्थ डायरेक्शन 3 प्लस 5 साइन 37 डिग्री, ठीक है, 5 साइन 37 डिग्री, ठीक है। तो हमें साउथ के डायरेक्शन में कितना मिलना चाहिए, 5 इतना ही मिलना चाहिए, इतने ही। ये किसके बराबर होना चाहिए, साउथ के डायरेक्शन में जितना जो फोर्स है उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं, वो बोला है क्या, मिनिमम फोर्स, तो मिनिमम फोर्स अगर मैं इस डायरेक्शन में अप्लाई करता हूं तो हम जानते हैं क्या कि कंपोनेंट जो होता है, हम लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखे हैं पीछे कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द और इक्वल्स टू द रियल वेक्टर, ठीक है। मतलब इसका उल्टा अगर हम देखें कि रियल वेक्टर जो है हमेशा क्या होता है, कंपोनेंट से बड़ा और इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब रियल वेक्टर का वैल्यू हमें क्या लेना पड़ेगा, ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम इससे क्या लेना पड़ेगा, ज़्यादा लेना पड़ेगा। मिनिमम कितना ले सकते हैं, इसी के बराबर, ठीक है। इसके बराबर लेने के लिए हमें ऑब्वियस है कि इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या मिलेगा, स्मॉल मिलेगा, ठीक है। और इतने ही के बराबर अगर हमें फोर्स अप्लाई करना है तो हमें इस डायरेक्शन में क्या लेना चाहिए, फोर्स डायरेक्ट लेना चाहिए, और जो कि क्या होगा, मिनिमम फोर्स होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। मिनिमम फोर्स है, इसलिए ये डायरेक्शन में भी हमें फोर्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हमें फोर्स का वैल्यू और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से हमें समझ में आया कि ये फोर्स, ये जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो वो कितने के बराबर होना चाहिए, एफ साउथ के बराबर होना चाहिए। और एफ साउथ ताकि वो क्या करे, इस फोर्स को नॉर्थ के डायरेक्शन में जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स है उसको वो क्या कर दे, बैलेंस कर दे। और इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ कौन से फोर्स बच जाएंगे, ईस्ट के डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वही बच जाएगा। तो यही तो पूछा है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम फोर्स इन न्यूटन such that can be applied in any direction so that the resultant force is along ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। साउथ के डायरेक्शन में हमें कौन सा फोर्स लगाना है, 3 प्लस 5, और साइन 37 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 3/5। ये भी हमें क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। ये टोटल कितने न्यूटन हो जाएंगे, 6 न्यूटन, ठीक है। ये हो गया। अभी हमें एक ट्रायंगल है, ये हम लोग ट्रिपलेट रूल जानते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल है 3 4 5, ये कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये 3 है, ये 4 है, तो और ये क्या हो जाएगा, 5 होगा। तो ये कितना एंगल बनाएगा, ये कितना एंगल बनाएगा, 37 डिग्री। ये 37 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। तो हम लोग साइन 37 का वैल्यू निकाल सकते हैं 3/5, ठीक है। वही साइन 37 का वैल्यू है। ये हमें एक्चुअली याद रखना चाहिए हमेशा, ठीक है। बहुत बार ये सब चीज़ अप्लाई होगा। ये सब जितने भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इस टाइप के, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली।
इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के एग्ज़ाम में, जेई के एग्ज़ाम में। इस तरह टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे मोर देन वन कॉन्सेप्ट उसमें एक ही क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, वेक्टर का ही नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तो दो तरह का प्रोडक्ट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले है हम लोग डॉट प्रोडक्ट समझते हैं, ये क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई दो वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर है, उसके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। ये एक बी वेक्टर है, इसके बीच में एंगल थीटा बन रहा है। तो दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है उसको लिखने का तरीका ये है, डॉट प्रोडक्ट को लिखने का तरीका ये है ए डॉट बी, ठीक है, वेक्टर ए डॉट बी। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस क्या थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, ठीक है। थीटा जहाँ पे क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है। तो ये होता है हमें फॉर्मूला इसका डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट का जो हमारा आंसर होगा, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, स्केलर होगा, ठीक है, स्केलर। तो यहाँ पे कुछ केस देखते हैं, केस 1 कि अगर एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो, मतलब दो पैरेलल वेक्टर हो, दो पैरेलल वेक्टर हो, तो ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस कितना 0, और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। मॉड ए डॉट बी कितना होगा, मॉड ए इंटू मॉड बी, ठीक है। कब, जब ये दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, 0 होगा, मतलब पैरेलल होगा, दो वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। केस दूसरा है कि अगर थीटा इक्वल्स टू क्या हो, 90 डिग्री हो, मतलब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, ठीक है, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है। तो ए डॉट बी कितना होगा, 0 होगा। तो हमें याद रखना है कि ए डॉट बी कब 0 होता है, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। हमें से याद रखना है कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और वो कब होता है, जब थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, कॉस थीटा का मैक्सिमम। तो ये जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। डॉट प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू कब एग्जिस्ट करता है, जब थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। उस केस में डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर्स का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल कुछ लेते हैं, आई डॉट आई किसी ने पूछा, आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है। तो हमें क्या, ये आई क्या है, यूनिट वेक्टर्स है, और आई क्या है, और आई डॉट आई कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों क्या होगा, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है ना। ये जो यूनिट वेक्टर्स है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो इस दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, एंगल 0 डिग्री होगा, ठीक है। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो सिंपल हमें किसका मैग्नीट्यूड लेना है,
आई कैप का और आई कैप का मैग्नीट्यूड लेना है। आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 और ये 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। इसी तरीके से किसी ने पूछा कि जे डॉट जे कितना होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉट प्रोडक्ट जो है सेम वेक्टर्स का, सेम यूनिट वेक्टर्स का क्या होता है 1 होता है। लेकिन आई डॉट अगर जे किसी ने पूछा तो हम लोग कैसे क्या होगा बताओ, 0 होगा। आई डॉट जे कितना होगा 0 होगा, क्योंकि आई और जे, आई जो है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है और जे किस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, वाई डायरेक्शन में। और एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना फॉर्म होता है 90 डिग्री। और हम लोग अभी देख चुके हैं 90 डिग्री के लिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है, इसलिए आई डॉट जे का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। इसी तरीके से कोई भी जैसे 3 एक्सिस है एक्स वाई और जेड, और तीनों एक्सिस में आपस में कितना एंगल फॉर्म करता है 90 डिग्री, ठीक है। तो आई डॉट के भी कितना होगा, आई डॉट के भी क्या होगा 0 होगा। क्यों, क्योंकि आई जो है यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, और के जो यूनिट वेक्टर है कौन से डायरेक्शन में, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, और दोनों के बीच में कितना एंगल फॉर्म होता है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है, इसीलिए आंसर कितना होगा 0। कि दो अलग अलग यूनिट वेक्टर के बीच में, दो अलग अलग यूनिट वेक्टर के बीच में अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो उसका आंसर 0 होगा। दो सेम यूनिट वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा, हमें याद। तो इसका हमें किसी ने पूछा कि ए डॉट बी निकालने के लिए, तो ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी इक्वल्स टू ये वेक्टर क्या करना पड़ेगा, ये सिंपली क्या है मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो 2 आई कैप को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3 जे कैप से, तो आई डॉट जे का आंसर कितना होता है 0, क्योंकि तो फिर इस जे कैप से इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। 2 आई कैप को जब हम 4 के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। क्यों, क्योंकि आई डॉट के क्या होता है 0 होता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से -3 जे कैप को -3 जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे डॉट जे क्या होता है 1 होता है, और -3 इंटू -3 कितना होगा +9 इंटू 1 कितना 9, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के क्या होगा 0 होगा। मतलब सिंपल हमें क्या करना है, सेम वेक्टर सेम कंपोनेंट को एक साथ क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। ये 4 के साथ जे 4k के साथ 3j का क्या हो जाएगा 0 होगा, प्लस 4k को 4k से करेंगे तो कितना आएगा 4 4 जा 16 इंटू के डॉट के कितना हो जाएगा 1, तो ये टोटल कितना आंसर हो जाएगा 25, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अगर दो वेक्टर के बीच में हमें एंगल पूछा तो वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में अगर हमें एंगल थीटा पूछ दिया कि थीटा क्या होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग ए डॉट बी वेक्टर, तो ए डॉट बी वेक्टर का हमें फॉर्मूला पता है ए डॉट, ठीक है। तो कॉस थीटा यहाँ से एंगल कितना आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ठीक है। तो ए डॉट बी हम लोग अभी कैलकुलेट कर चुके हैं ये 25, और मॉड ए का हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉड ए का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉड ए का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, अंडर रूट कितना हो जाएगा 4 प्लस मॉड बी क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट हो जाएगा ये टोटल ये 5 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा अंडर रूट 29 इंटू 5, ठीक है। और ये 5 से ये कितनी बार में जाएगा 5 अपॉन अंडर रूट 29, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। अभी थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे कॉस इनवर्स क्या 5 अपॉन अंडर रूट 29। तो हम लोग एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें दो वेक्टर गिवन है तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला रिमेंबर याद रखना चाहिए। तो हम लोग एंगल दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर पाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि कोई भी वेक्टर का हम लोग प्रोजेक्शन निकालना सीखे थे। अभी उस प्रोजेक्शन को किसी भी वेक्टर के प्रोजेक्शन को हम डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है।
समझ में आया? अभी क्या हम लोग देखने जा रहे हैं कि जैसे कोई एक वेक्टर ए है, ठीक है, और एक वेक्टर बी है, ये बी वेक्टर और ये क्या, कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर। अभी किसी ने बोला कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन हमें बी पे कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी पे हमें कैलकुलेट करना है, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ होगा बी पे प्रोजेक्शन क्या होगा, ठीक है। अगर इसके बीच में एंगल थीटा है तो प्रोजेक्शन ए का बी पे प्रोजेक्शन क्या होगा, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या होगा। हम लोग जानते हैं ये कौन सा एडजेसेंट साइड वाला वेक्टर है, ठीक है, एडजेसेंट साइड वाला कंपोनेंट है। एडजेसेंट साइड वाले कंपोनेंट पे हम क्या अप्लाई करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना है क्या, कॉस थीटा को, ठीक है। अगर तो ये हो गया क्या, प्रोजेक्शन, ठीक है। तो लेकिन हमें इसको इस फॉर्मूले को हमें डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए मॉड बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। मॉड बी से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ऊपर क्या बनेगा, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू क्या, कॉस थीटा अपॉन मॉड बी, ठीक है। ऊपर वाले टर्म को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी, क्योंकि ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा अपॉन क्या, मॉड बी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे प्रोजेक्शन ए वेक्टर का बी पे कैलकुलेट करना है तो हमें किससे, जिस पे प्रोजेक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्शन डाल रहे हैं, कि जिस पे हम प्रोजेक्शन देखना चाहते हैं उसे हम उसी के मैग्नीट्यूड से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। हमें ये याद रखना है। अगर किसी ने बोला कि प्रोजेक्शन निकालो, प्रोजेक्शन, और अगर पूछा होता तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते थे, ए डॉट बी अपॉन किससे डिवाइड करना है, जिस पे हम प्रोजेक्शन डाल रहे हैं, ठीक है। ए पे डाल रहे हैं प्रोजेक्शन, तो हमें ए के मैग्नीट्यूड से क्या कर देना है, डिवाइड करना है। डॉट प्रोडक्ट को क्या करना है, उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड करना है। किसके मैग्नीट्यूड से, जिसके ऊपर हम प्रोजेक्शन क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, ठीक है। इसी चीज को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे ये जो टर्म है b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है कि नहीं। यूनिट वेक्टर किसका, b वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a डॉट क्या, b वेक्टर का यूनिट वेक्टर b कैप, ठीक है। या यहाँ पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या, कि ये दोनों टर्म मिल करके क्या बनाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ a, मतलब क्या, यूनिट वेक्टर ऑफ ए डॉट क्या, बी वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। ये सब चीज़ आगे ये सारे कॉन्सेप्ट यूज आएंगे फिजिक्स, जब रियल हम फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें ये सब चीज़ ध्यान में रखना है।